औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना ट्यूटर मोहम्मद काशिफ इकबाल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ जो डिस्कशन है वो है क्लाइमेट क्राइसिस एंड पाकिस्तान, ए नेशन ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये मैंने टाइटल दिया है, क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान को नेगेटिव असरात पड़ रहे हैं उसके बारे में। आज का हमारा टॉपिक है हमारा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में CSS 2024 में सवाल पूछा गया था, क्रिटिकली एवेलुएट द चैलेंजेस पोज्ड बाय क्लाइमेट चेंज टू नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान को कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। ये पाकिस्तान अफेयर 2024 में क्वेश्चन आया था। उसके बाद सवाल आया था, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। ये जनरल सेंसिबिलिटी के 2024 के पेपर में सवाल आया था कि क्लाइमेट चेंज है क्या, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। इस दोनों इससे ज़ाहिर होता है कि जो क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक है वो इंतहाई अहम टॉपिक है, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसी के बारे में हम इंशाल्लाह क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे। जो ये हमारी वीडियो है इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। पहले हम क्लाइमेट चेंज की सिंपल डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद दो फॉरेन ऑथर या ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन करेंगे, ताकि आप जब पेपर में एक सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं और एक फॉरेन ऑथर की डेफिनेशन लिखते हैं तो इससे आपका ये पेपर खूबसूरत लगता है। यानी जो पढ़ने चेक करने वाला होता है, एग्जामिनर होता है, उस पर अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है आपका। इसलिए मैं हमेशा दो डेफिनेशन देता हूँ पेपर में, एक सिंपल डेफिनेशन ताकि उसको समझ आ सके, और दूसरी एक जो स्पेशलिस्ट जो क्लाइमेट एक्सपर्ट्स होते हैं वो डेफिनेशन करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की ग्लोबल रैंकिंग इन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स लास्ट 5 ईयर्स। कि पाकिस्तान की जो ग्लोबल रैंकिंग में क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है वो 5 साल में कैसा रहा है वो बताएंगे हम इस वीडियो में। उसके बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, अलार्मिंग रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, ग्लोबली और लोकल अलार्मिंग रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या नेगेटिव असरात पड़ रहे हैं। उसके बाद मेजर इश्यूज इन पाकिस्तान ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान के मेन इन्वायरमेंटल इश्यूज कौन से हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। उसके बाद हम बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज इतना सीरियस इशू क्यों है पाकिस्तान के लिए। उसके बाद मेजर काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान के मेजर रीजन क्या हैं, काजेज क्या हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान में इम्पैक्ट कर रहा है। उसके बाद हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स पढ़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसके बाद इम्प्लीकेशन ऑन नेशनल सिक्योरिटी एंड फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म और नेशनल सिक्योरिटी पे क्लाइमेट चेंज के क्या असरात पड़ रहे हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे, जो भी 2014 में नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सवाल आया हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे कि मेजर ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं, मेजर ग्लोबल क्लाइमेट्स एग्रीमेंट्स। उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान क्लाइमेट पॉलिसीज एंड देयर इफेक्टिवनेस, पाकिस्तान क्लाइमेट पॉलिसीज एंड देयर इफेक्टिवनेस। पाकिस्तान ने क्लाइमेट पॉलिसीज कौन कौन सी की हुई हैं और वो क्या वो सक्सेसफुल रही हैं, अनसक्सेसफुल रही हैं या कि अभी रनिंग में है, तो वो बात करेंगे इसी वीडियो में। और एंड में हम बताएंगे कि पाकिस्तान के लिए क्लाइमेट चेंज को जो इशू है इसको हल करने के लिए कौन से वे फॉरवर्ड हैं,
या सॉल्यूशंस हैं या रिकमेंडेशंस हैं। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में वे फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बताता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में कहीं से फैक्ट्स, फिगर्स, कोटेशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी और सीनियर बंदे की लेक्चर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें मैं आपको तमाम सब कुछ जो पेपर के रिलेटेड है सब कुछ समझा दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी कवरेज पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल द लर्नर्स ग्रुप को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो किसी CSS, PMS या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ शेयर करें। और आप जिस टॉपिक पर नई वीडियो चाहते हैं उसके लिए कमेंट करें। इंशाल्लाह हम आपकी उस टॉपिक पे बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। अभी हम मूव करते हैं अपनी टॉपिक की तरफ कि डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के सिंपल डेफिनेशन। पहले हम बात करेंगे सिंपल डेफिनेशन क्या है। क्लाइमेट चेंज इज द लॉन्ग टर्म अल्टरेशन ऑफ टेम्परेचर एंड टिपिकल वेदर पैटर्न्स इन पेस ऑफ्टन काज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या क्या कम टेम्परेचर में तब्दीली और वेदर पैटर्न में तब्दीली जो लंबे अरसे तक रहे और जिसकी मेन वजूहत इंसानी एक्टिविटीज़ हों, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा। क्लाइमेट चेंज इज द लॉन्ग टर्म अल्टरेशंस ऑफ टेम्परेचर एंड टिपिकल वेदर पैटर्न इन अ प्लेस ऑफ्टन काज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अब हम दूसरी बात करते हैं नासा ने भी क्लाइमेट चेंज के बारे में डेफिनेशन की है जो मैंने लिखी हुई है। नासा कहता है क्लाइमेट चेंज इज अ लॉन्ग टर्म चेंज इन एवरेज वेदर पैटर्न दैट हैव कम टू डिफाइन अर्थ लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल क्लाइमेट्स। क्लाइमेट चेंज इज अ लॉन्ग टर्म चेंज इन द एवरेज वेदर पैटर्न्स के लॉन्ग टर्म चेंज है वेदर पैटर्न्स में दैट हैव कम टू डिफाइन अर्थ लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल क्लाइमेट्स। उसके बाद UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने भी क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन की है। क्लाइमेट चेंज इज अ चेंज ऑफ क्लाइमेट एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू ह्यूमन एक्टिविटी दैट अल्टर्स द कंपोजिशन ऑफ ग्लोबल एटमॉस्फेयर। क्लाइमेट चेंज इज अ चेंज ऑफ क्लाइमेट एट्रीब्यूटेड directly या indirectly to human activity that alters the composition of global atmosphere। उसके बाद हम बात बयान करेंगे कि पाकिस्तान ग्लोबल रैंकिंग इन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो लास्ट 5 ईयर्स की है। पाकिस्तान ग्लोबल रैंकिंग इन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स लास्ट 5 ईयर्स 2020 में पाकिस्तान जो था वो इंतहाई वनरेबल था। उस वक्त पाकिस्तान की रैंकिंग 5 नंबर थी। 2021 में आके 8वां नंबर पे चला गया जिस पे क्लाइमेट ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था, इससे 7 दर्जे वर्स्ट थे। उसके बाद 2022 में भी 8वां नंबर कायम रहा। 2023 में 2023 में 7th पोजीशन पे चला गया और 2024 में इसकी 9th पोजीशन हुई, यानी 9th यानी कुछ बेहतर हुआ। तो इससे 8 वर्स्ट कंट्रीज हैं जो ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट हो रही हैं। इसका सोर्स वो कर सकते हैं जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। इसका जो सोर्स है वो है जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ये कोटेशन है, आप लिख सकते हैं अपने पेपर में, स्टार्ट के अंदर भी लिख सकते हैं और जहाँ आपको समझेंगे इसकी ज़रूरत है आप उसको वहाँ कोट कर सकते हैं। पाकिस्तान कंट्रीब्यूट्स लेस देन 1% टू ग्लोबल एमिशन येट कंसिस्टेंटली रैंक्स अमंग द मोस्ट इफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज। कहता है पाकिस्तान सिर्फ 1% ग्लोबल एमिशन शामिल करता है, लेकिन कंसिस्टेंटली लगातार पाकिस्तान टॉप जो मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज हैं क्लाइमेट चेंज की वजह में आ रहा है। क्या वजह? ये कहती हैं शेरी रहमान, फार्मर क्लाइमेट मिनिस्टर हैं
अभी हम बात करेंगे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स क्या कहती हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। श्री रहमान साहबा कहती हैं 2022 में कहा है, क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ डिस्टेंट थ्रेट फॉर पाकिस्तान, इट इज़ अ रियलिटी वी लिव विद एवरी डे। कहता है कि क्लाइमेट चेंज अब दूर का थ्रेट नहीं रहा पाकिस्तान के लिए, इट इज़ अ रियलिटी, अब ये हकीकत बन चुका है। वी लिव विद एवरी डे, हम इसके साथ डेली रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मोक जब आ जाती है, स्मोक की वजह से कितने बंदों के हेल्थ इश्यूज होते हैं, और बाद का हमारा हाई टेम्परेचर अचीव हो जाता है, हीट वेव आना शुरू हो जाती हैं, हाई फ्लड्स आते हैं। तो वो कहते हैं हम डेली इसके साथ रहते हैं। अब ये दूर का वो कहते हैं थ्रेट नहीं है, अब ये हम इसको महसूस कर रहे हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 2023 में उन्होंने कहा था, पाकिस्तान इज़ अ क्लाइमेट विक्टिम नॉट ए कंट्रीब्यूटर। पाकिस्तान जो है क्लाइमेट विक्टिम है, एक कंट्रीब्यूटर नहीं है। द वर्ल्ड मस्ट फुलफिल इज प्लेजेस कहते हैं वादों को ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। उनका कहना था जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो पाकिस्तान को उसका शेयर दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान कंट्रीब्यूटर नहीं है बल्कि विक्टिम है क्लाइमेट चेंज की वजह का। उसके बाद यूएन सेक्रेटरी जनरल ओंटियो गुटेरेस 2022 में उन्होंने कहा था, जब वो फ्लड्स पे आया था, पाकिस्तान इज़ अ प्राइम एग्जांपल ऑफ क्लाइमेट इनजस्टिस। ये आपसे छोटी सी कोट है और यूएन सेक्रेटरी जनरल ओंटियो गुटेरेस ने कहा, तो आप इसको सिंपल कोट कर सकते हैं, पाकिस्तान इज़ ए प्राइम एग्जांपल ऑफ क्लाइमेट इनजस्टिस। पाकिस्तान इज़ अ प्राइम एग्जांपल ऑफ क्लाइमेट इनजस्टिस। उसके बाद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी 2022 जब पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे उस पर बात की थी। वी स्टैंड विद द पाकिस्तान इन इट्स एफर्ट टू रिकवर फ्रॉम क्लाइमेट डिजास्टर एंड बिल्ड क्लाइमेट रेजिलियंस। वो हम खड़े हैं पाकिस्तान के साथ उनकी इन कोशिशों में कि वो क्लाइमेट डिजास्टर से रिकवर करें और अपना क्लाइमेट रेजिलियंस बनाएं, अपने आप को बिल्ड करें, अपनी बुनियादें बनाएं। ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने कहा था, वी स्टैंड विद पाकिस्तान इन इट्स एफर्ट्स टू रिकवर फ्रॉम क्लाइमेट डिजास्टर्स एंड बिल्ड क्लाइमेट रेजिलियंस। उसके बाद हम बात करेंगे अलार्मिंग रिपोर्ट्स की। नंबर 1 पे है पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी रिपोर्ट। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी रिपोर्ट 2023 प्रिडिक्ट्स 20 to 30% रिडक्शन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाई 2040। वो कहते हैं कि करीब पाकिस्तान 2040 में पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो 20 से 30% कम हो जाएगी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2023 के मुताबिक बाय द 2050 पाकिस्तान को लूज 6.5% of its GDP annually due to climate shocks. Climate shocks में heat waves, droughts, floods, etc. 2050 तक पाकिस्तान अपनी 6.5% GDP एनुअली खो देगा ड्यू टू क्लाइमेट शॉक्स, ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कहती है। उसके बाद यूएन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट 2022 में कहा था उन्होंने, वार्न्स ऑफ 20 मिलियन क्लाइमेट रिफ्यूजीज इन पाकिस्तान बाय 2040 कि 2040 तक पाकिस्तान में जो क्लाइमेट रिफ्यूजी जो जगह तब्दील करते रहते हैं रिफ्यूजीज वो 20 मिलियन होंगे। उसके बाद एशियन डेवलपिंग बैंक रिपोर्ट 2023 identify 70% of Pakistani districts as highly vulnerable to climate change। ये पाकिस्तान की जो 75% डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हाईली vulnerable हैं टू क्लाइमेट चेंज। अभी हम बात करेंगे मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज इन पाकिस्तान ड्यू टू क्लाइमेट चेंज कि पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से कौन कौन से इश्यूज हैं पाकिस्तान को। नंबर 1 पे है क्लाइमेट ग्लेशियर मेल्टिंग इन नॉर्दर्न एरियाज। ग्लेशियर मेल्टिंग इन नॉर्दर्न पाकिस्तान
नॉर्दर्न पाकिस्तान हम कहते हैं जो सवार नारायण कदम वगैरह हैं। पाकिस्तान होस्ट ओवर 7253 ग्लेशियर्स, द लार्जेस्ट कंसंट्रेशंस। पाकिस्तान होस्ट ओवर 7253 यानी 7253 glaciers that largest concentrations. Recent data indicates an alarming acceleration in glacier melt with the Indus River basin. जो रिसेंट रिपोर्ट्स हैं वो इंडिकेट्स वो इशारा दे रही हैं कि जो ग्लेशियर मेल्टिंग का प्रोसेस वो बहुत तेज़ हो चुका है। बिटवीन नवंबर 2023 to April 2024, snow cover decreased by 23.3%. के बिटवीन नवंबर 2023 to April 2024, snow cover decreased by 23.3%, with glaciers losing mass at an annual rate of 3%. With glaciers losing mass at an annual rate of 3%. ग्लेशियर मेल्ट बहुत तेज़ हो रहा है और 2023 के अंदर जो उसकी जो कवर स्नो कवर थे जो बर्फ़ को गिरती रहती है वो पहाड़ों को कवर करती है वो 23.3% अप्रॉक्सीमेटली 1/4 वो पिघल चुकी है या कम हो गई है। और जो ग्लेशियर लूजिंग रेट है वो है 3%. A 60% loss over the past 5 years, totaling a 60% loss over the past 5 years. ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को वाटर सिक्योरिटी इशू बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। दूसरा है वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, फ्लड्स, ड्राफ्ट्स एंड हीट वेव्स। पाकिस्तान हैज़ विटनेस ए सर्ज इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। पाकिस्तान ने रिसेंटली यही एक्सट्रीम्स को बढ़ते हुए देखा है। द 2024 हीट वेव इन सिंध प्रोविंस resulted in over 568 deaths and more than 7,900 hospitalizations. Temperature reached to 49 degrees centigrade. एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में पाकिस्तान विटनेस द 2024 हीट वेव इन सिंध के अंदर हीट वेव्स की वजह से 568 मौत हुई और 7900 बंदे हॉस्पिटलाइज हुए क्लाइमेट चेंज की वजह से, हीट वेव्स की वजह से। और जो टेम्परेचर था वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान फेस्ड डेवास्टेटिंग फ्लड्स ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड ग्लेशियर मेल्ट लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ। उसके साथ बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान को सैलाब का खतरा मसाइल से दो मसाइल का सामना है। उसकी वजह है बहुत ज़्यादा बारिशें आना और ग्लेशियर मेल्ट का बहुत तेज़ी से पिघलना, जिसकी वजह से अमवात हो रही हैं, लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है। नंबर 3 जो मेजर इन्वायरमेंटल इशू है वो है डिजर्टिफिकेशन इन थर एंड बलोचिस्तान। डिजर्टिफिकेशन से मुराद फर्टाइल लैंड का सहरा में तब्दील हो जाना, ताकि वो सहरा से मुराद उसमें जो नमकियात होती हैं उसका ख़त्म हो जाना। Desertification poses a significant threat, particularly in Thar and Balochistan. Desertification poses a significant threat, particularly in Thar and Balochistan. Prolonged droughts have led to vegetation loss, reduced groundwater recharge, and increased soil erosion. In Balochistan, the city of Quetta faces a severe and serious water crisis due to declining groundwater levels. In Balochistan, the city of Quetta faces a serious water crisis due to declining groundwater levels.
उसके बाद जो चौथा मेजर इन्वायरमेंटल इशू है वो है राइजिंग सी लेवल्स थ्रेटनिंग कराची एंड कोस्टल एरियाज। राइजिंग सी लेवल्स threatening Karachi and coastal areas. Coastal regions including Karachi are increasingly vulnerable to flooding and erosion due to rising sea levels. Study predicted continuous rise in sea level over the coming decade, exacerbated by glacial melt and changing precipitation pattern. Precipitation से मुराद बारिश, मूसलाधार बारिश पैटर्न। कहता कोस्टल एरियाज कराची के साथ जो समंदर का वो क्या कहते हैं लेवल बढ़ रहा है, जब वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो पानी समंदर में ज़्यादा होने की वजह से वो उनका लेवल हाई सी लेवल बढ़ रहा है और वो ओरिजिन यानी वो अंदर अपने किनारे उनको जज़ब किए जा रहा है, जिसकी वजह से कराची अंडर थ्रेट है। और जो वो स्टडीज़ हैं उसके मुताबिक जो ग्लेशियर्स का पिघलने का वो है वो बहुत तेज़ है और जो चेंजिंग प्रेसिपिटेशन जो बारिश का पैटर्न है वो भी तब्दील होने की वजह से ये इशू आ रहा है और इन सब के पीछे क्लाइमेट चेंज है। जो पांचवा मेजर एनवायरनमेंट इशू है वो है वाटर स्कार्सिटी एंड इर्रेगुलर रिवर फ्लो। कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर स्कार्सिटी का इशूज है और जो इर्रेगुलर वाटर रिवर फ्लो हो रहे हैं। पाकिस्तान वाटर रिसोर्सेज आर अंडर इमेंस स्ट्रेस। पाकिस्तान वाटर रिसोर्सेज आर अंडर इमेंस यानी सीरियस स्ट्रेस। Surface water availability stands at 153 million acre feet with groundwater resources at 24 million acre feet. Surface water availability stands at 153 million acre feet and groundwater resource at 24 million acre feet. Projections indicate a potential shortfall of 33 million acre feet by 2025. Factors contributing to water scarcity include erratic precipitation, accelerated glacier melt, inefficient irrigation practices and लिमिटेड वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। जो पाकिस्तान में वाटर स्कैर्सिटी हो रही है उसके पीछे ये दर्जा वजूहात हैं। फॉर एग्जांपल एरेटिक यानी इरेगुलर प्रेसिपिटेशंस, एक्सेलरेटेड ग्लेशियर मेल्ट, इनएफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस यानी फ्लड इरिगेशन सिस्टम एंड लिमिटेड वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पाकिस्तान में डैम्स की कमी है, जिसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी का इश्यूज आ रहा है। नंबर 6 पे है जो मेजर एनवायरनमेंट इश्यूज है क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशंस। लैंड डिग्रेडेशंस एंड डिफॉरेस्टेशंस हैव लेड टू सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी लॉस। कहता है लैंड डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशंस have led to significant biodiversity loss. The reduction in forest cover disrupt ecosystem, diminish wildlife habitats and undermine the services these ecosystem provides. A reduction in forest cover disrupt ecosystems, डिमिनिश यानी ख़त्म करती है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स एंड अंडरमाइन नुकसान करती है सर्विसेज दिस एकोसिस्टम प्रोवाइड। जो सिस्टम ये एकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है उसको नुकसान पहुंचाती है। पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज की वजह से मसाइल दरपेश हैं, वो हैं ग्लेशियर मेल्टिंग, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, डिजर्टिफिकेशन इन थर एंड बलूचिस्तान, राइजिंग सी लेवल, वाटर स्कार्सिटी एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आगे हम बात करेंगे वाई क्लाइमेट चेंज इज अ सीरियस इशू फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए ये सीरियस इशू क्यों है?
इसका जो सबसे पहला फैक्टर है वो है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स। हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स। Pakistan experienced an increase in climate-related disasters, including floods, heat waves, and droughts. Pakistan experienced an increase in climate-related disasters, including floods, heat waves, and droughts. In 2022, catastrophic floods resulted in over 1,700 deaths, displaced more than 8 million people, and caused approximately $40 billion in damage. In 2022, catastrophic floods resulted in over 1,700 deaths, displaced more than 8 million people, and caused approximately $40 billion in economic damage. उसके बाद दूसरा जो मेजर इशू है पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज की वजह से वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 19.2% to Pakistan GDP. Agriculture contribute about 19.2% to Pakistan GDP and employs a significant portion of population. Climate change has led to reduced crop yield due to extreme weather events and water scarcity. Climate change has led to reduced crop yield due to extreme weather events and water scarcity. The World Bank warns that, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इनको खबरदार किया है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को डिक्लाइन बाई अप टू 50% बाई 2050 विदाउट सिग्निफिकेंट अडॉप्टेशन मेजर्स। अगर पाकिस्तान ने सिग्निफिकेंट अडॉप्टेशन मेजर्स ना लिए तो 2050 तक पाकिस्तान की 50% प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसलिए क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के सीरियस इशू है। पहले तो ये उसके डिज़ास्टर ख़तरनाक हो रहे हैं, तो उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर को डैमेज कर रहा है, जो पाकिस्तान की अप्रॉक्सीमेटली 20% GDP करता है, कंट्रीब्यूट करता है। जो नंबर 3 पे है रैपिड अर्बनाइजेशन विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस। अर्बन एरियाज इन पाकिस्तान एक्सपेंडिंग रैपिडली ऑफ्टन विदाउट adequate infrastructure planning. This had led to increased vulnerability to climate impacts such as flooding and heat waves. For instance, Karachi's infrastructure struggled to cope with extreme temperature, leading to power shortages and water shortages, load shedding and power shortages. Urban areas in Pakistan are expanding rapidly. अब बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या प्लानिंग, जिसकी वजह से क्लाइमेट इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा वर्नेबल हैं इन शहरों में, फ्लडिंग और हीट वेव्स। कराची फॉर एग्जांपल, कराची इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रगल टू कोप विद एक्सट्रीम टेम्परेचर्स लीडिंग टू पावर आउटेजेस एंड वाटर शॉर्टेजेस। उसके बाद हम बात करेंगे, चौथा है डिपेंडेंस ऑन ग्लेशियर फेड रिवर्स। ये पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज सीरीज सोशली है कि ये पाकिस्तान को जो रिवर्स हैं जो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होते हैं, हमारी लाइफ के लिए, ग्राउंड वाटर में के लिए इस्तेमाल होते हैं, वाटर जो हमारा पानी है उसके लिए ये ख़तरनाक है क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान रियली हैवीली डिपेंडेंट ऑन रिवर्स फेड बाई ग्लेशियर इन द हिमालयज फॉर वाटर सप्लाई। Pakistan really heavily dependent on rivers fed by glaciers in Himalayas for water supply. However, accelerated glacier melt due to rising temperature threaten this water resource. कि एक्सेल यानी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लेशियर मेल्टिंग का प्रोसेस है वो तेज़ होने की वजह से पाकिस्तान के पास ग्लेशियर
फील्ड लेबर सर्दियों में नहीं होंगे, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा सारे बह जाएंगे। जब वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ेंगे तो फ्लड्स आने के चांसेस होंगे। द इंडस रिवर क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग वाटर इन द पार्टिकुलर एट रिस्क। जो इंडस रिवर है इंडस रिवर जिसे सिंध कहते हैं, वो क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पांचवी जो क्लाइमेट चेंज क्यों सीरियस इशू है पाकिस्तान के लिए, उसकी जो पांचवी वजह है वीक डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। वीक डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। द कंट्री डिजास्टर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर often ill-equipped to handle large scale climate events। कि जो पाकिस्तान का जो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है वो लार्ज स्केल क्लाइमेट इवेंट्स को कंट्रोल करने से कासिर है, यानी अनएबल है। During the 2022 floods, early warnings were delayed and relief efforts were inefficient for the scale of the disaster। जो रिलीव एफर्ट्स जो कोशिशें की गई थी वो इनएफिशिएंट थी। जो डिजास्टर था, ये बहुत बड़ा डिजास्टर था 2020 में जो सैलाब आया था। उसके बाद जो छठा सीरियस इशू है क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान को, वो है पॉवर्टी, हाई पॉवर्टी एंड लो अडाप्टेशन कैपेसिटी। ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी, लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू अडाप्ट टू क्लाइमेट चेंज। कि पाकिस्तान के गरबत होने की वजह से वो क्लाइमेट अडाप्टेशन की तरफ मुंतकिल नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या फिर वो कहते हैं कि सोलर पे शिफ्ट हो जाएं या फिर विंड पे शिफ्ट हो जाएं या हाइड्रो पे चले जाएंगे। सारे इनके इनिशियल कास्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान ये गरीब मुल्क है, पॉवर्टी है, डेवलपिंग मुल्क है, तो इसलिए ये अडाप्टेशन कैपेसिटी नहीं रखता। The flood 2022 increased the national poverty rate by up to 4% points, highlighting the socio-economic vulnerabilities accelerated by climate events। 2022 के सैलाब ने पाकिस्तान में 4% पॉवर्टी रेट को बढ़ा दिया था, क्योंकि उनके घर तबाह हो गए, उनका जो माल मवेशी था वो तबाह हो गया, उसके बाद उनकी फसलें थी वो तबाह हो गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में 4% गुर्बत इंक्रीज हो गई थी। उसके बाद बात करेंगे हम मेजर काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान इसके जो हमने इन्वायरमेंटल इश्यूज देख लिए, उसके बाद सीरियस इशू क्यों है क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान के सीरियस इशू क्यों है, इसकी वजूहात हैं। क्लाइमेट चेंज के डिजास्टर हैं वो बड़े हैवी हैं, हरी फ्रिक्वेंसी हैं कि पाकिस्तान उनको कंट्रोल करने से कासिर है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो रहा है, जो हमारी 20% GDP का हिस्सा है। उसके बाद रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, और जो पाकिस्तान में क्लाइमेट माइग्रेशन का प्रोसेस शुरू है। उसके डिपेंडेंस जो हमारे दरिया हैं एग्रीकल्चर के लिए ड्रिंकिंग पानी के लिए, वो डिपेंडेंस है ग्लेशियर मेल्ट वो तेज़ हो चुका है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसकी वजह से हमें फ्लड्स आते हैं और सर्दियों में हमें पानी का इश्यूज होते हैं, पानी हमारे दरिया सूखे पड़ जाते हैं। उसके बाद जो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है वो वीक है कि हम अभी डेवलपिंग मुल्क हैं, तो हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं कि उसको हम इतना एडवांस कर सकें। उसके बाद हाई पॉवर्टी, और पाकिस्तान एक डेवलपिंग मुल्क है और उसमें इतनी सख्त नहीं है, यानी इतनी पावर नहीं है कि वो इतनी जल्दी जितनी जल्दी यूरोप ने अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को शिफ्ट किया है कि पाकिस्तान में जल्दी कर सके। इसलिए क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है। अभी हम बात करेंगे मेजर काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की मेन वजूहात, काजेज, रीजंस क्या हैं। सबसे पहले जो इशू है वो है डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट मिसमैनेजमेंट। पाकिस्तान में जो पहली जो मेजर काज है क्लाइमेट चेंज की वो है कि दरख्तों को जंगलात का खात्मा, और जो जंगलात हैं उसकी प्रॉपर से मैनेज ना कर पाना, उसकी मैनेज करना। पाकिस्तान एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट डिफॉरेस्टेशन, लूजिंग अप्रॉक्सीमेटली 27,000 एकड़ ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एनुअली। कि पाकिस्तान हर साल 27,000 एकड़ नेचुरल फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहा है।
इसकी वजूहात ये हैं कि पाकिस्तान की जो 68% ऑफ पॉपुलेशन है वो फायरवुड पे डिपेंडेंस है, यानी घर में चूल्हा जलाने के लिए वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो फॉरेस्ट लैंड है इसको हम एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। डिफोरेस्टेशन के लिए आप बता दें कि हम सालाना 27,000 एकड़ जो कुदरती जंगलात हम उनको ख़त्म कर रहे हैं। इसकी वजूहत ये है कि हमारा 68% यानी 68% जो आवाम है वो गैस या इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि वो वायर वुड का इस्तेमाल करती है। उसके बाद जो जंगलात है इसको एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फॉरेस्ट लैंड को। उसके बाद जो नंबर दूसरा है वो है अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन। रैपिड एंड ऑफ्टन अनप्लान्ड अर्बन एक्सपेंशन हैज लेड टू इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स। कहते हैं जब अनरेगुलेटेड यानी अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन और कंस्ट्रक्शन होगी तो क्लाइमेट यानी एक बंद उसकी वजह से मुतासिर हो रहा है। Between 2017 to 2023, Pakistan urban population grew at an annual rate of 3.57%, reaching 38.8% ऑफ इट टोटल पॉपुलेशन के 2017 से 2023 के दरमियान पाकिस्तान की जो अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है वो हुई है 3.57%, और अब जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ अर्बन है वो है 38.8% ऑफ पाकिस्तान। दिस अप्रोच ऑफ्टन इंक्रोच ऑन नेचुरल फ्लड प्लेन्स एंड ग्रीन स्पेसेस, एक्सरबेटिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लड्स, ड्रॉप्स एंड हीट वेव्स। जो अभी जो अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन हो रही है तो उसमें जो हमारे खेत हैं उन पे मोस्टली वो कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, शहर बढ़ते जा रहे हैं। अब जो लाहौर है छोटा सा पहले कस्बा शहर हुआ करता था, एक टकसाली गेट, शेरा वाला गेट और ये छोटे छोटे से था। अब लाहौर आपका शुरू होता है गाजू माता से और ख़त्म हो रहा है इधर शादरा पे। शादरा से आगे फिर वो शादरा से आगे फिर आप देखेंगे कि आपको कहीं खेत नज़र नहीं आएंगे, यानी जो वो ग्रीन लैंड थी वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। जो कार्बन सिक्वेशन करती थी या फोटोसिंथेसिस या ऑक्सीजन बनाती थी वो चीज़ें ख़त्म होने की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज, कार्बन अब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। नंबर 3 जो काज है वो है बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स फॉर एनर्जी। पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली जनरेट गैस emissions mounting for 46% of country total emissions. Pakistan energy sector contributes significantly to greenhouse gas emissions. जो पाकिस्तान पूरे मुल्क की जो गैस कार्बन एमिशन है वो सिर्फ 46% वो है सिर्फ एनर्जी सेक्टर से आ रही है, फॉसल फ्यूल बर्निंग की वजह से। द रिलायंस ऑन फॉसल फ्यूल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज लीड्स टू हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर हाई हो रही हैं। द रिलायंस ऑन फॉसल फ्यूल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, transportation and industrial activities leads to high levels of carbon dioxide emissions contributing to global warming. नंबर 4 काज है वो है inefficient irrigation and agriculture practices. Agriculture consume about 95% of Pakistan water resources, with traditional flood irrigation method leading to significant water wastages. कहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा है वो 95% जो हमारा पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल करता है, और जो 90% वेस्ट ऑफ वाटर है वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। वो मेथड है फ्लड इरिगेशन सिस्टम है, जिसमें जो हमारा 90% पानी वो ज़ाया हो जाता है।
These practices not only deplete water resources but also contribute to soil degradations and reduce agricultural productivity. These practices not only deplete water resources but also contribute to soil degradations and reduce agriculture productivity. नंबर 5 पे जो है मेजर काज ऑफ क्लाइमेट चेंज इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड लेक ऑफ emission standards. Industrial activities in Pakistan often operate without rigorous या स्टैंडर्ड इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस. पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस पर किसी किस्म का सख्त इन्वायरमेंटल रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि करप्शन है. इन्वायरमेंटल वाला भी एक जो है इसको इतनी अथॉरिटीज़ नहीं होती, इसलिए लीडिंग टू रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट्स इनटू एयर एंड वाटर, जिसकी वजह से वो पोल्यूटेंट्स हैं वो हवा में खारिज करते हैं. जो हम देखते हैं कि एक स्मोक हो रहा है, और वो पानी में जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है वो पानी में साफ जो नेचुरल होती लेक उसमें डालते हैं, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो रहा है जो ये पोल्यूटेड वाटर लगाने की वजह से. द लेक ऑफ इफेक्टिव एमिशन स्टैंडर्ड्स एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म डिस्टर्ब्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस एंड कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज. एग्जरबेट यानी ख़त्म करता है, तबाह करता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज तबाह करता एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करता है और क्लाइमेट चेंज में मदद देता है इन द प्रॉपर पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से. पाकिस्तान में जो मेजर काज ऑफ क्लाइमेट चेंज है वो है डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट मिसमैनेजमेंट, अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन, बर्निंग और फॉसल फ्यूल्स फॉर एनर्जी, inefficient irrigation and agricultural practices, and industrial pollution and lack of emission standard regulations. इसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान पर मेजर इम्पैक्ट्स क्या हुए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से. सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो है फ्लड. 2022 फ्लड डिस्प्लेस्ड ओवर 33 मिलियन पीपल्स. जो पाकिस्तान का जो मेजर इम्पैक्ट हुआ था वो हुआ था फ्लड. इन 2022 अनप्रेजेंटेड मॉनसून रेन्स एंड ग्लेशियर मेल्ट लेड टू कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स. कि मॉनसून की जो बारिश थी वो तेज़ ज़्यादा होने की वजह से और ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से हमें ख़तरनाक हद तक फ्लड सैलाब का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से approximately 33 million people affected हुए थे. The disaster resulted in over 1,700 deaths, destroyed by nearly 9 lakhs homes and damaged more than 1.3 million others. जो ये पाकिस्तान का जो सैलाब आया था 2022 में, उसके ज़रिए से 33 लाख बंदे इफेक्ट हुए थे. उसकी वजह से 1700 डेथ हुई थी पाकिस्तान में और 9 लाख घर तबाह हो गए थे और 13 लाख जो थे अदर वो से डैमेज हुए थे. 9 लाख तबाह हो गए थे और 13 लाख जो डैमेज हुए थे. इसकी वजह से 13,000 किलोमीटर जो हमारा रोड था वो डैमेज हुआ था और 439 जो हमारी पुल्स थी वो भी इससे डैमेज हुई थी. ये इसको जिस इकोनॉमिक से देखें, सोशल से देखें और ह्यूमन वेल्थ से देखें तो हर तरह से इस सैलाब ने हमें नुकसान पहुंचाया था. इसलिए ये मेजर इम्पैक्ट बनता है क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान पर. उसके बाद जो दूसरा है वो है वाटर इनसिक्योरिटी. द इनस वाटर वाइटल फॉर पाकिस्तान एग्रीकल्चर एंड वाटर सप्लाई फेसेस सिग्निफिकेंट स्ट्रेस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. जो इंडस रिवर है पाकिस्तान का, वाइटल फॉर पाकिस्तान एग्रीकल्चर एंड वाटर सप्लाई फेसेस सिग्निफिकेंट स्ट्रेस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. रिड्यूस स्नोफॉल इन हिमालयज हैज़ लेड टू डिमिनिश रिवर फ्लोज. कि हिमालयज में स्नोफॉल वो कम होने की वजह से
पाकिस्तान का ग्लेशियर मेल्ट में पानी वहाँ कम स्टोर हो रहा है और गर्म सर्दियों में वहाँ कम पिघलने की वजह से पाकिस्तान को पानी की कमी का सामना होता है। Geopolitical tensions have arisen over water sharing agreements, further complicating water security. पाकिस्तान के जो जियोपॉलिटिकल इंडिया के साथ इश्यूज चल रहे हैं, अभी इंडिया ने 2025 में एक सिंपल सा वो कहते हैं इश्यूज को काज बनाते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया था। ये कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो कहते हैं वो डुबते को तिनके कर दो, तिनके का सहारा लेकर इतनी बड़ी इंडस वाटर एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया में जंग छिड़ने के चांसेस हैं। और वाटर सिक्योरिटी के लिए और ओबामा ने कहा था कि 2 न्यूक्लियर ममालिक सिर्फ पानी पर न्यूक्लियर वार करेंगे। वाटर इनसिक्योरिटी सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रही, क्योंकि वो स्नोफॉल कम हो रहा है, स्नोफॉल की वजह से ग्लेशियर कम इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से वो मेल्ट होने की वजह से पाकिस्तान में वाटर इनसिक्योरिटीज़ का इशू है। नंबर 3 है इम्पैक्ट आ रहा है हीट वेव्स इन मेजर सिटीज़। हीट वेव्स इन मेजर सिटीज़, पाकिस्तान हैज़ एक्सपीरियंस इंक्रीजली सीरियस हीट वेव्स या सीवरे कर लें या सीरीज कह रहे हैं, इसका सेम है वेव। इन 2024 टेम्परेचर इन सिंध प्रोविंस रीच टू 49 डिग्री सेंटीग्रेड। 2024 सिंध में जो टेम्परेचर था वो 49 यानी 49 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया था, जिसकी वजह से 568 डेथ हुई और तकरीबन 8000 बंदे हॉस्पिटल दाखिल हुए हीट वेव्स की वजह से। उसके बाद नंबर 4 पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो है फूड इनसिक्योरिटी ड्यू टू क्रॉप फेलियर्स। फूड इनसिक्योरिटी ड्यू टू क्रॉप फेलियर्स, climate induced disaster have seriously impacted agriculture, which constitute about 30% of GDP पाकिस्तान। फूड इनसिक्योरिटी, जब आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो चुका है, यानी सैलाब के दौरान आपका कितने फसलें तबाह हुई, आपका लाइफ स्टॉक तबाह होने की वजह से हमें पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी इशू हुआ। जो सैलाब आए थे वो क्लाइमेट चेंज की वजह से आए थे, इसलिए इसके एहसास पड़ रहे हैं। उसके बाद जो नंबर 5 पे है वो है माइग्रेशन फ्रॉम इफेक्टेड रीजन्स। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट डिजास्टर हैव ट्रिगर्ड मास माइग्रेशन। जो इफेक्टेड एरिया यानी जो कि जहाँ हीट वेव्स आती रहती हैं, जैसे भी थर के इलाके में है, तो वहाँ से के लोग बड़े शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन को इश्यूज हो रहा है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रही है, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं वो झोपड़ियाँ लग रही हैं। इंडिया की एक मूवी है इसके ऊपर, वो उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, तो वो माइग्रेशन की वजह से, इफेक्टिव रीजन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग माइग्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद जो नंबर 5वां मेन इम्पैक्ट आ रहा है वो इकोनॉमिक लॉसेस। एस्टिमेटेड 30 बिलियन लॉस फ्रॉम द फ्लड 2022। द फ्लड इन्फ्लिक्टेड इकोनॉमिक डैमेज एक्सीडिंग $30 मिलियन, इक्विवेलेंट टू अबाउट 2% ऑफ पाकिस्तान GDP। जो पाकिस्तान की 2.2 GDP यानी एजुकेशन से भी ज़्यादा का फंड से फ्लड ने तबाह कर दिया था इकोनॉमिक। द एग्रीकल्चर, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट सेक्टर वर एट द हार्डेस्ट हिट। एग्रीकल्चर इससे तबाह हुआ, फ्लड की वजह से हाउसिंग तबाह हुई, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर तबाह हुआ। द डिजास्टर आल्सो पुश एन additional 8.4 to 9.1 million people below the poverty line। उसके बाद पहले तो इकोनॉमिक लॉसेज किए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, उसके बाद 84 लाख से 91 लाख के दरमियान बंदों को पावर्टी लाइन के अंदर धकेला इस फ्लड्स किसकी वजह से आ रहे हैं? क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान पर जो मेजर इम्पैक्ट्स हुए हैं वो पहला फ्लड, फिर वाटर इनसिक्योरिटी इश्यूज है, हीट वेव्स इन मेजर सिटीज़ हो रही हैं, फूड इनसिक्योरिटी ड्यू टू क्रॉप फेलियर हो रहा है,
माइग्रेशन फ्रॉम इफेक्टिव रीजन्स टू बिग सिटीज़, जिसकी वजह से वहाँ झोपड़ियाँ बन रही हैं, क्योंकि आप वहाँ मकान नहीं बना सकते कि ज़मीन खरीदना बहुत मुश्किल है बड़े शहरों में, और ज़मीन खरीदना तो बड़ी, मकान बनाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए वहाँ वो झोपड़ियों की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जो पांचवा इससे हो रहा है, इकोनॉमिक लॉसेस भी हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, आपके सलाद की वजह से कितना नुकसान हुआ है, $30 बिलियन का नुकसान हुआ है, जो 2.2% ऑफ GDP बनता है पाकिस्तान की, यानी एजुकेशन के बजट से भी ज़्यादा। हमने मेजर ऑफ इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन पाकिस्तान ये पढ़ लिए थे कि इसकी वजह से फ्लड्स आए हैं, वाटर इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है, हीट वेव्स आ रही मेजर सिटीज़ में, और फूड इनसिक्योरिटी ड्यू टू क्रॉप फेलियर, और माइग्रेशन फ्रॉम इफेक्टेड रीजन्स। ये थे मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पाकिस्तान। बाज़ औक़ात पेपर में एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि सोशो इकोनॉमिक सोसाइटी पे और उनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। सोशो यानी सोसाइटी, और इकोनॉमिक्स यानी पाकिस्तान की इकॉनमी पे। सोशो इकोनॉमिक यानी पाकिस्तान में जो सोसाइटी है उसकी इकॉनमी पे क्या, उनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। उसकी में बात करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्राइसेस राइज। पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर contributing approximately 21% to GDP and employing 45% of the workforce। जो पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तकरीबन 21% जो आपकी GDP है उसमें ऐड करता है, अर्निंग करता है, और 45% जो आवाम है इसके साथ लिंक है, जो हमारी 45% जो यूथ है यानी जो लेबर फोर्स है इसके साथ लिंक है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेक्टर को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है। वाटर इनसिक्योरिटी, वाटर स्ट्रेस, डिजर्टिफिकेशन, और जो इरेटिक यानी बेतरतीब बारिशों का आना है, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। उसके बाद चेंजिंग क्लाइमेट conditions have decreased yield in the key crops like wheat, rice and cotton। Changing climate conditions have decreased yield in key crops like wheat, rice and cotton। The Pakistan fact note करें आप, the Pakistan Agriculture Research Council reports a concerning decline of 4% per decade in wheat yield due to rising temperature and water scarcity। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारी की गंदम की पैदावार है वो हर 10 साल में 4% कम हो रही है। इसकी वजह है वो टेम्परेचर का बढ़ जाना है क्लाइमेट की वजह से, और वाटर स्कार्सिटी यानी पानी की अदम दस्तयाबी है। अब इकोनॉमिक फैक्टर की बात करते हैं, ये थे सोसाइटी पे। अब दीज एग्रीकल्चरल चेंजेस हैव लेड टू फूड इन्फ्लेशन विद रूरल एरियाज एक्सपीरियंस 42.4% इंक्रीज इन फूड प्राइसेस इन मई 2023। एग्रीकल्चर चैलेंजेस हैव लेड टू फूड इन्फ्लेशन विद रूरल एरियाज एक्सपीरियंसिंग 52.4% increase in food prices in May 2023। उसके बाद है नंबर 2 जो इसका सोशो इकोनॉमिक्स है वो है जॉब लॉस इन रूरल एंड एग्रो बेस्ड सेक्टर्स। जॉब लॉस इन रूरल एंड एग्रो बेस्ड सेक्टर्स। Climate induced disaster have resulted in significant job losses in rural areas। The 2022 flood displaced over 8 million people, many of whom were small landholders, farmers and agriculture workers।
कि 8 लाख लोग डिस्प्लेस हुए थे जो 2022 में सैलाब आया था। उनमें कुछ छोटे किसान थे या उसमें जो काम करने जो लैंडलॉर्ड के अंडर काम करने वाले वर्कर्स थे, जिसकी वजह से हमारी जॉब लॉस हो रही हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ना होने की वजह से आवाम मोस्टली शहरों का सफ़र कर रही है कि वहाँ अब पहले एक ख़ानदान में उनके से खेतों से कमाई अर्निंग पूरी हो रही होती थी, लेकिन अब पूरी ना होने की वजह से लोग शहरों की तरफ इंडस्ट्रीज़ का रुख कर रहे हैं ताकि वो अपने घर का सर्किट चला सकें। उसके बाद नंबर जो तीसरा फैक्टर है वो है इंक्रीज इन पॉवर्टी एंड डिस्प्लेसमेंट। इंक्रीज इन पॉवर्टी एंड डिस्प्लेसमेंट यानी माइग्रेशन। क्लाइमेट चेंज हैज एग्जरबेटेड पॉवर्टी लेवल्स इन पाकिस्तान। The 2023 flood affected 33 million people with over 8 million displaced. The 2022 floods affected यानी मुतासर किया है 33 million people with over 8 million people displaced. जो displaced population often migrate to urban areas in search of better opportunities, but they frequently end up in overcrowded settlements with limited access to basic services. जो ये माइग्रेटेड लोग थे इन्होंने शहरों की तरफ किया कि ज़िंदगी जो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और बेटर सर्विसेज के लिए, लेकिन वहाँ ओवर क्राउडेड होने की वजह से इन्होंने वहाँ स्लम्स इंस्टॉल कर लिए और वो वहाँ गरीब और मज़ीद गुर्बत की ज़िंदगी जी रही हैं। जब ये माइग्रेशन हुई तो उसकी वजह से प्रेशर ऑन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू माइग्रेशन, इसकी वजह से जो हमारा अर्बन सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जो हमारा शहर डिज़ाइन किया जाता है उसके मुताबिक हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं या एजुकेशन सेंटर होते हैं, उन पे प्रेशर पड़ा। द इन्फ्लक्स ऑफ क्लाइमेट माइग्रेशन इनटू अर्बन सेंटर्स हैज स्ट्रेन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कि उन्होंने उसके ऊपर प्रेशर डाला जब एक स्कूल में जो कैपेसिटी है वो 100 बंदे की है, लेकिन जो माइग्रेटर आने की वजह से वो 150 हो जाएगी, तो जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर is unable to provide effective results. Cities like Karachi and Lahore are experiencing increased demand for housing, sanitation and health care services. Cities like Karachi and Lahore are experiencing increased demand for housing, sanitation and health care services. This rapid urbanization without adequate planning and investment, जो इतनी तेज़ी इतनी बेतरतीब अर्बनाइजेशन हो रही है जो किसी बगैर प्लानिंग के और इन्वेस्टमेंट के, लेड टू प्रोलिफरेशन ऑफ इनफॉर्मल सेटलमेंट्स। इनफॉर्मल सेटलमेंट्स यानी स्लम्स कहते हैं, झोपड़ियाँ वो तैयार हो रही हैं। तो नंबर 5 सोशल इकोनॉमिक फैक्टर लग रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से वो है इंक्रीज हेल्थ कॉस्ट ड्यू टू क्लाइमेट रिलेटेड डिजीज़। इंक्रीज हेल्थ कॉस्ट ड्यू टू क्लाइमेट रिलेटेड डिजीज़। Climate has led to rise in health issues including waterborne and vector-borne disease. क्लाइमेटिक चेंज की वजह से एक तो हीट वेव्स, हीट स्ट्रोक्स लग रहे हैं, आवाम को उस पर मुतासर हो रही है। कराची में ही सिर्फ 750 बंदा हीट वेव इन हीट स्ट्रोक की वजह से फौत हो गया था। तो हेल्थ कॉस्ट यानी फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ी सी भी बीमारी होती है, वाटर बोर्न और वेक्टर बोर्न डिजीज पैदा हो रही हैं। डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन ऑफ्टन लेक एक्सेस टू एडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, exacerbating health crisis and increasing health care cost for both individuals and the government. उसके बाद जो माइग्रेटेड लोग हैं उन्होंने भी जो हेल्थ केयर सेक्टर पे उस पर लोड डाला है। वो जो इलाकों की वजह से मच्छर, मलेरिया इस तरह की बीमारियाँ साथ लेके जाते हैं बाज़ारों में, तो वो फैल जाती हैं इलाकों में, तो जिसकी वजह से हेल्थ सेक्टर पे भी प्रेशर है और उनकी जो जेबों पे भी प्रेशर है। इसकी मेन वजह क्या है, वह है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हो रहे हैं उसमें है डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्राइसेस राइज, जॉब लॉस इन रूरल एरियाज एंड एग्रो बेस्ड सेक्टर्स, इंक्रीज इन पॉवर्टी एंड डिस्प्लेसमेंट, pressure on urban infrastructure due to migrations, increased health cost due to climate related disease. अभी हम बात करेंगे कि ये सवाल पूछा जा चुका है CSS में 2019 में या 20 में पूछा गया शायद,
तो ये आप नोट कर लें, इंशाल्लाह आने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी वो केनाल का इशू चल रहा था, तो इसलिए उम्मीद है कि ये भी इस साल पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आप इसको नोट याद कर लें अच्छे तरीके से कि क्लाइमेट चेंज की वजह से फेडरलिज्म यानी सेंट्रल प्रोविंशियल रिलेशंस का क्या असर पड़ रही हैं। नंबर 1 पे है वो है डिस्पैरिटी इन प्रोविंशियल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज। डिस्पैरिटी इन प्रोविंशियल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। डिफरेंट प्रोविंसेस इन पाकिस्तान एक्सपीरियंस डिफरेंट डिग्रीज ऑफ क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज, कि जो रह रहे हैं उनकी जो कहते हैं चांसेस टू डेंजर्स वो हैं मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्जाम्पल खैबर पख्तूनख्वा पार्टिकुलर इट्स अपर डिस्ट्रिक्ट लाइक चित्राल, सवात एंड कोहिस्तान फेसेस heightened risk due to glacier melt and deforestations leading to flash floods and environmental degradations। कहता है खैबर पख्तूनख्वा पार्टिकुलरली इट्स अपर डिस्ट्रिक्ट्स चित्राल, सवात और कोहिस्तान, उनको ग्लेशियर मेल्ट ज़्यादा होने की वजह से फ्लैश फ्लड्स और फ्लैश फ्लड का इश्यूज है, उनको इन मसाइल से दो चार हैं। यानी खैबर पख्तूनख्वा में पानी की ज़्यादती है क्योंकि ऊपर ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स आते हैं। और सिंध में इसके मुकाबले में सिंध प्रोविंस कंटेंट्स विद इश्यूज लाइक सी एट्रियन एंड वाटर स्कार्सिटी, कि सिंध क्योंकि इंटीरियर सिंध में तो पानी की शदीद कमी है, क्योंकि कुछ ज़्यादा पहले इंडिया कम छोड़ता है, फिर पंजाब कुछ इंडस वाटर पंजाब यूज़ करता है, और एंड पे जो इंडिया सिंध के पास बचता है वो बहुत कम पानी बचता है। These disparities initiate taller provincial strategies and highlight the need for coordinated federal support। इसकी वजह से मसाइल तो हैं, लेकिन गवर्नमेंट यानी सेंटर और प्रोविंसेस को चाहिए कि वो जो रिसोर्सेज हैं इनको प्रॉपर इस्तेमाल करें, कि जो जहाँ जिस चीज़ जो है उसको वहीं इस्तेमाल करें। कि KPK में पानी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएँ ताकि जो फ्लैश फ्लड्स आते हैं उनको कम से कम किया जाए, और जो सिंध में है वहाँ वाटर स्टोरेज सेंटर, वहाँ भी स्टोरेज सेंटर बनाया जाए जो पानी को स्टोर कर सकें, जो पानी उनका ज़ाया हो जाता है कराची पोर्ट में यानी वो समंदर में चला जाता है, उसको स्टोर किया जा सके। दोनों जगह पे हमें प्रॉपर स्टोरेज वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। नंबर पे होता है रिसोर्स एलोकेशन डिस्प्यूट, वाटर शेयरिंग, रिसोर्स एलोकेशन डिस्प्यूट। उसके बाद सेंट्रल प्रोविंसेस और आपस में प्रोविंसेस में भी रिसोर्स एलोकेशन पे डिस्प्यूट्स होते हैं। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स ए सीरियस इशू अमंग प्रोविंसेस। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ये पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक सीरियस इशू है प्रोविंसेस के दरमियान में। द चोलिस्तान केनाल प्रोजेक्ट, जो अभी चोलिस्तान प्रोजेक्ट में भी बात कर रहा था, initiated under the Green Pakistan initiative aims to construct canals from the Indus water to irrigate barren cities lands। The Cholistan Canal project initiated under the Green Pakistan initiative aims to construct canals from the Indus water to irrigate barren lands। However, Sindh province opposed the project, citing concern over reduced water flow and potential violation of 1991 water अपॉर्शन अकॉर्ड। जो चोलिस्तान किनाल प्रोजेक्ट है वो जो स्टार्ट किया गया वो उनके मुताबिक पाकिस्तान 6 किनाल हैं, जो 6 नहरें हैं वो इंडस रिवर से निकाली जाएंगी, लेकिन इन्होंने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत तो आइडिया दे दिया, लेकिन जो सिंध है वो कहता है कि हमें ऑलरेडी कम पानी मिल रहा है, तो हम पानी की वजह से हमारा जो सूबा है वो वाटर स्कार्सिटी से वाटर इनसिक्योरिटी में चला जाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि इन केनाल को ख़त्म किया जाए। अभी वो केनाल ख़त्म, एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये डिस्प्यूट था दो प्रोविंसेस की वजह से। पानी की रिसोर्स क्लाइमेट यानी जो पानी की कमी हो रही है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, और इसकी वजह से प्रोविंसेस के दरमियान मसाइल पैदा हो रही हैं। द सिंध असेंबली हैज़ पास्ड ए रेजोल्यूशन अगेंस्ट द प्रोजेक्ट लीडिंग टू इट्स टेम्परेरी सस्पेंशन पेंडिंग कंसेंसस। उसके बाद इनइक्वालिटी एंड डिजास्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। Historical instances have highlighted disparities in disaster and distribution resource aid distribution।
हिस्टोरिकल इंस्टेंस हैव हाईलाइटेड डिस्पैरिटीज इन डिजास्टर एड डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिजास्टर खास जो बाद का जो फ्लड्स आते हैं या कुछ अर्थक्वेक्स आते हैं जिसकी वजह से ऐसे डिजास्टर की वजह से एड आती है, एड भी वो कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होती, कि कुछ सूबे ज़्यादा लेते हैं और कुछ सूबों को कम मिलती है। इसके बारे में भी सूबों के दरमियान मसाइल रहते हैं और सेंटर से भी होता है कि आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं करते। These incidents emphasize the need for transparent and inclusive disaster response mechanisms that ensure equitable aid distribution across our communities provinces. These incidents emphasize the need for transparent and inclusive disaster response mechanisms that ensure equitable aid distribution across all provinces. नंबर 5 पे जो वो क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रही है वो लेक ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड लेक ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन रिक्वायर्स कोहेसिव मेथड्स अक्रॉस प्रोविंसेस। द नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज हैज एम्फसाइज्ड द नेसेसिटी फॉर स्ट्रॉन्गर कोलैबोरेशन बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल अथॉरिटीज टू एड्रेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस। The National Assembly Standing Committee on Climate Change has emphasized the necessity for stronger collaboration between federal and provincial authorities to address environmental challenges। कि वो चाहती है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से मसाइल यानी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है किसी सूबे की तो वो दूसरा सूबा पैदा रिसोर्सेज दे, या उनको सूबाबंदी कर दी जाती है कि पंजाब से गंदम KPK में नहीं जा सकती और KPK के गंदम पंजाब में नहीं आ सकती। इस तरह के जो सूबाबंदी हो जाती है उसको ख़त्म किया जाए या मिनिमम किया जाए। उसके बाद नेशनल असेंबली में जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज है वो भी कह रहे हैं कि आपस में कोलैबोरेट करें और जो इसकी वजह से चैलेंजेस आ रहे हैं उनको इकट्ठे मिलकर सॉल्व करें। एफर्ट्स आर अंडरवे, जो कोशिशें वो जारी हैं टू एनहांस कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी हैं। उसके बाद जो 5वां इम्पैक्ट आ रहा है वो है कन्फ्लिक्ट ओवर डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन पॉलिसीज। कन्फ्लिक्ट ओवर डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन पॉलिसीज। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ्टन क्लैश विद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स often clash with environmental conservation efforts. The proposed Kalabagh Dam has faced opposition from the provinces like Sindh and KPK. जो कालाबाग डैम प्रपोज किया गया था उसको KPK और सिंध उसको उसके हक में उसका साथ नहीं देते। वो कहते हैं ये नाइंसाफी है प्रोविंसेस के साथ। ड्यू टू कंसर्न्स ओवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स। कहता है कि उनका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वो कहते हैं कि सारा पानी पंजाब में स्टोर हो जाएगा और KPK और पंजाब में पानी कम जाएगा, सिंध में कम जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने इसके नेगेटिव पॉइंट्स दिए हैं। Such projects could lead to reduced downstream flows, affecting agriculture and exhibiting sea intrusion in the Indus Delta। कहता क्रिटिक्स कहते हैं कि कालाबाग डैम की वजह से जो डाउन स्ट्रीम प्रोविंसेस हैं उनको पानी कम मिलेगा। तो इसलिए जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं बाद का तो वो कंजर्वेशन पॉलिसी के मुकाबले में वो ले जाते हैं। प्रोविंसेस में अगर एग्रीमेंट हो जाए कि पंजाब हमारा इतना पानी यूज़ करेगा बाकी सिंध और KPK को दे देगा, तो इस तरह ये कालाबाग डैम जो हमारी लाइफ लाइन बन सकता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन पॉलिटिकल कंसेंसस न होने की वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा। हमने क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फेडरलिज्म पर इम्पैक्ट्स हो रहे हैं वो हमने लिख दिया। डिस्पैरिटीज इन प्रोविंशियल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी के जो क्लाइमेट की वजह से कुछ को ज़्यादा पानी का मसला है और कुछ को कम पानी का मसला है। जैसे सिंध और KPK का रिसोर्स एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि पानी की वजह से आपस में प्रोविंसेस आपस में कंसेंसस क्रिएट नहीं कर पा रहे, जैसे वो चोलिस्तान केनाल प्रोजेक्ट है। उसके बाद इनइक्वालिटी एंड डिजास्टर एड डिस्ट्रीब्यूशन के वो उनका आपस में ये भी है कि जो सेंटर है वो उनको जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करता है
जो एड डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इनइक्वालिटी क्रिएट करती है कि बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। लेक ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से मसाइल आ रहे हैं उनको कैसे हल किया जाए। और कन्फ्लिक्ट ओवर डेवलपमेंट, यानी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं वो बाज़ औक़ात रह जाते हैं कंजर्वेशन पॉलिसीज़ के नाम पे। उसके बाद अभी हम बात करेंगे कि इम्प्लीकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज और नेशनल सिक्योरिटी। ये सवाल भी आ सकता है, नेशनल सिक्योरिटी को क्लाइमेट कैसे इम्पेक्ट कर रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये सवाल भी आ सकता है, इसलिए आपको इसको गौर से देखें। क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन एंड अर्बन अनरेस्ट, क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन एंड अर्बन अनरेस्ट। Extreme weather events, notably the 2022 floods, displaced approximately 8 million people, with over 88,000 individuals in Sindh remaining displaced as of March 2023. Extreme weather events for जैसे 2022 के सैलाब ने उसने 80 लाख बंदों को डिस्प्लेस किया था, उनमें से जो 88,000 थे वो सिर्फ मार्च के अंदर डिस्प्लेस हुए थे सिंध में। Such large-scale displacement has led to increased migration to urban centers, straining infrastructure and potentially exhibiting urban unrest. वो कहता है जो ये लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हो रही है जिसकी वजह से जो अर्बन एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने पॉजिटिव रिजल्ट देने से नाकासिर है, क्योंकि उधर आबादी ज़्यादा होने की वजह से डॉक्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा। अनरेस्ट की बात करेंगे तो जब बहुत ज़्यादा, जब एक कैपेसिटी एक बंदे की रहने की जगह ही 100 बंदों के लिए वहाँ जब 200 बंदा हो जाएगा तो वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए मसला बनेगा। तो आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा क्राइम होते हैं वो शहरों में होते हैं, गाँव में क्राइम की रेशो कम होती है, क्योंकि वहाँ सारे बंदे आपस को एक दूसरे को नहीं जानते होते, उनकी आपस में सोशल कोहेजन नहीं होती, इसलिए अर्बन एरियाज में बाद का अनरेस्ट होता है, क्योंकि बंदे एक दूसरे से इन्फॉर्म नहीं होते। उसके बाद चोरी से चकारी होती है वो बहुत ज़्यादा शहरों में होती है। उसके बाद जो मोबाइल स्निचिंग का है वो भी मोबाइल आपने शहरों में देखो, गांव वगैरह में ये काम नहीं होता। उसके बाद पिक पॉकेट्स का ट्रेंड भी बाज़ारों में ही होता है, पिक पॉकेट्स होगी, मोबाइल स्निचिंग होगी, उसके बाद थेफ्ट है, रॉबरी है, बैंक रॉबरी भी आपने शहरों में सुना होगा, गाँव में बहुत कम होता, गाँव में होते नहीं है बैंक्स। उसके बाद दूसरा जो इम्पैक्ट आ रहा है नेशनल सिक्योरिटी को वो है डिसरप्शन ऑफ फूड एंड वाटर सप्लाई चेन। फूड पहले आपको तो समझाता हूँ कि डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड एंड वाटर सप्लाई चेन के फूड जब आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, उसके बाद यील्ड जो है, पहले तो आपकी ज़मीन बंजर हो रही है, उसके बाद जो आपकी क्रॉप जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है, उसके बाद उसकी जो इन्फ्लेशन है, उसका फूड इन्फ्लेशन है वो भी इम्पेक्ट हो रही हैं। वाटर सप्लाई में बात करते हैं, जब आपका जो पानी है तेज़ी से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो आपका जो स्टोरेज है वो ऐसा ऐसा कम होती जा रही है। तो इसको हम इंग्लिश में करते हैं। क्लाइमेट चेंज हैज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड पाकिस्तान एग्रीकल्चर विच कंट्रीब्यूट टू 21% टू जीडीपी एंड एम्प्लॉयज 45% वर्कफोर्स। एक्सट्रीमली वेट इवेंट्स हैव लेड टू क्रॉप फेलियर्स एंड रिड्यूसिंग एग्रीकल्चर आउटपुट बाय 30 to 50% इन द सर्टेन सेक्टर्स। वो कहता है जो हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो 30 से 50% कम हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। उसके बाद वो कहता है एडिशनली द 2022 फूड फ्लड्स कंटेमिनेटेड वाटर सिस्टम्स। जो फ्लड्स आए थे उन्होंने पाकिस्तान का एक इकोलॉजिकल सिस्टम यानी पानी वाले सिस्टम को कंटेमिनेट कर दिया है, फोर्सिंग ओवर 5.2 मिलियन पीपल टू रिलाई ऑन अनसेव्ड वाटर रिसोर्सेज। इन फ्लड्स की वजह से 5.4 मिलियन पीपल वो अनसेव वाटर रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट थे, वो उसको नहाने के लिए भी, पीने के लिए भी और जो ज़रूरियात होती है उसके लिए यही अनकंटेमिनेटेड वाटर यूज़ कर रहे थे। उसके बाद कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए है वो वाटर टेंशन विद इंडिया। द सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी बाय इंडिया इन May 2025 following a terrorist attack in Kashmir यानी पहलगाम has highlighted tension between two nations. The suspension of Indus Water Treaty by India in May 2025 following a terrorist attack in Pahalgam यानी कश्मीर has highlighted tension between two nations.
इसी इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल की वजह से पाकिस्तान और इंडिया में जंग हुई है। पाकिस्तान रिलाई हैविली ऑन द इंडस वाटर सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर एंड एनर्जी। जो पाकिस्तान है वो इंडस वाटर रिवर सिस्टम को एग्रीकल्चर और एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। इसके पानी को अगर इंडिया ये कैंसिल कर देगा तो वो बांध लगा देगा तो पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा, जिसके लिए जंग हो सकती है। सिक्योरिटी फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम फ्लड्स एंड हीट्स। उसके बाद क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फ्लड्स और हीट की वजह से भी ख़राब होने के चांसेस हैं। इसके लिए हम बात करते हैं सिक्योरिटी ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फ्लड फ्रॉम फ्लड्स और हीट। क्लाइमेट इंड्यूस disaster have damaged vital infrastructure in 2020 infrastructure in Pakistan. Climate induced disaster have damaged vital infrastructure in Pakistan. For example, the 2022 floods destroyed the Hasnabad bridge in Hunza Valley, disrupting connectivity. The Hasnabad bridge in Hunza Valley was disrupted by the floods 2022, जिसकी वजह से हमारा जो ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह हो गया। The 2025 heat wave with temperature reaching 48 degrees centigrade in Sibi in Balochistan. Heat wave temperature reaching at 48 degrees centigrade in Sibi in Balochistan has strained the energy sector पर उसने प्रेशर दिया है, क्योंकि एसी उसके लिए एयर कंडीशनिंग के लिए आपको एसी 24 घंटे ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी चाहिए होती है। इसकी वजह से ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी मसाइल क्रिएट कर रहा है और हीट वेव्स की वजह से आपके बंदे बीमार भी हो रहे हैं, हीट स्ट्रोक्स भी उनको लगते हैं और बाद औक़ात तो बंदे कर हीट स्ट्रोक ना बर्दाश्त करते हुए मर भी जाते हैं। इसकी वजह से जो क्लाइमेट है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट है, एक अर्बन अनरेस्ट क्रिएट कर रहा है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए है। उसके बाद वो वाटर और फूड सप्लाई चेन को नुकसान कर रहा है। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर टेंशन है। क्रॉस बॉर्डर टेंशन के बारे में अमेरिकी सदर ओबामा ने कहा था कि 2 न्यूक्लियर ममालिक सिर्फ पानी पर एक न्यूक्लियर वार लड़ेंगे। मैं देख रहा हूँ कि 2 न्यूक्लियर ममालिक सिर्फ पानी के लिए आपस में न्यूक्लियर वार लड़ेंगे, ये अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा था। अभी हम बात करेंगे मेजर ग्लोबल एग्रीमेंट, क्लाइमेट्स एग्रीमेंट। मेजर ग्लोबल क्लाइमेट्स एग्रीमेंट मेजर ग्लोबल क्लाइमेट्स एग्रीमेंट्स। इसमें जो पहला नंबर है वो है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। पाकिस्तान रेक्टिफाइड द पेरिस एग्रीमेंट ऑन 10 नवंबर 2016, बिकमिंग द 104th कंट्री टू डू सो। कि पेरिस एग्रीमेंट को पाकिस्तान ने 10 नवंबर 2016 को रेटिफाई किया था और ये 114वां मुल्क था जिसने इसको एग्रीमेंट के साथ साइन किया था। पाकिस्तान की इसके लिए कमिटमेंट्स नोट कर लें। पाकिस्तान प्लेज टू रिड्यूस इट्स प्रोजेक्टेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाई अप टू 20% बाई 2030। पाकिस्तान ने पेरिस एग्रीमेंट के तहत एक वादा किया था, एक अहद किया था कि वो अपनी जो प्रोजेक्टेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन हैं वो 20% 2030 तक कम करेगा। उसके बाद कंट्री आल्सो कमिटेड टू प्रोड्यूसिंग 60% ऑफ एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बाई
कंट्री एंड टू नॉट इम्पोर्टिंग एनी फ्यूल। वो कहता है कि जो हमारी जो पाकिस्तान की एनर्जी जो 60% जो फॉसिल फ्यूल से क्रिएट हो रही है, वो 60% हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्रोड्यूस करेंगे। इसके लिए पाकिस्तान इंटीग्रेटेड क्लाइमेट कंसिडरेशन, ये भी हम बाद में बात करेंगे पाकिस्तान में इसमें क्या क्या था। उसके बाद अभी आता है टोक्यो प्रोटोकॉल्स, ये 1997 में साइन हुआ था और पाकिस्तान रेक्टिफाइड द Tokyo Protocol and its Doha Amendment, demonstrating its commitment to global efforts in reducing greenhouse gas emissions. Pakistan ratified the Tokyo Protocol and its Doha Amendment and committed to global efforts in reducing greenhouse gas emissions. उसके बाद रेक्टिफाई किया था, उसके बाद उन्होंने ऐड किया था कि जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको हम काम करने के लिए कमिटेड हैं। उसके बाद जो नंबर 3 पे आता है वो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992। पाकिस्तान बिकम में पार्टी इन 1994 के 1992 में ये स्टार्ट हुआ था एग्रीमेंट और 1994 में पाकिस्तान इसका मेंबर बना था। The country has become an active participant in UNFCCC conferences, यानी कॉप्स जो होते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर साल जो होते हैं वो UNFCCC के तहत होते हैं और पाकिस्तान इसका रेगुलर मेंबर है और मोस्टली ये हर कोप का जो कॉन्फ्रेंस होती है वो अटेंड करता है। उसके बाद आता है ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट 2021। COP21 participant at 5th UN climate change conference in Glasgow, Pakistan joined nearly 200 countries in adopting the Glasgow Climate Pact, aiming to limit global warming to 1.5%। जो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट था ये 2021 में हुआ था और जो ये COP26 था उसके तहत हुआ था। इसमें 200 कंट्रीज ने ऐड किया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सिर्फ अगले इस 10 सालों में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे, जस्ट इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स, पाकिस्तान रेक्टिफाई द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1992 कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था और पाकिस्तान ने इसको 1992 में ज्वाइन किया था। कमिटेड टू फेज आउट सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर्स, कि जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये ओजोन लेयर को ख़त्म करने के लिए किया गया था और पाकिस्तान ने भी इसके लिए कमिटमेंट की थी कि वो ओजोन जो सब्सटेंसेस हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो हम अपने मुल्क से ख़त्म करेंगे। इसके लिए कंट्री हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन एलिमिनेटिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस अलाइनिंग विद प्रोटोकॉल ऑब्जेक्टिव्स। तो पाकिस्तान ने इसके लिए अच्छी खासी प्रोग्रेस हासिल की है इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, क्योंकि अब ओजोन डिप्लीशन जो वो थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो ठंडक के लिए इस्तेमाल नहीं होते पाकिस्तान में। अभी हम बात करेंगे कि मेजर ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं और पाकिस्तान को उनके साथ क्या लिंक है। पेरिस एग्रीमेंट की बात की है। पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था और पाकिस्तान ने 2016 में ज्वाइन किया था और एज ए 144वां नंबर पे कंट्री था जिसने पेरिस एग्रीमेंट के साथ एग्रीमेंट किया था। उसके बाद है टोक्यो प्रोटोकॉल जो 1997 में साइन हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था 1997 में इसको ज्वाइन कर लिया था। और UNFCCC जो 1992 में हुआ था इसको पाकिस्तान ने 1994 में साइन किया था।
उसके बाद ग्लासगो क्लाइमेट इम्पैक्ट था जो 2021 में COP26 के तहत हुआ था। पाकिस्तान ने 200 ममालिक के साथ मिलकर इसको भी इम्पैक्ट को एग्रीमेंट किया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैं जो ये 1987 में स्टार्ट हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने इसको 1992 में रेक्टिफाई किया, इसके साथ एग्रीमेंट किया। और इसकी वजह से अब पाकिस्तान में अब जो भी कूलेंट्स होते हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होते, बल्कि उससे एडवांस होते हैं। अब आप कोई भी एसी एयर कंडीशनर लेंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा देयर इज नो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज्ड इन दिस कूलिंग प्रोसेस। अभी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान क्लाइमेट बेस्ड पॉलिसीज एंड देयर इफेक्टिवनेस। पाकिस्तान ने देखा कि पाकिस्तान को क्लाइमेट कैसे, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज वजह से एनवायरमेंटल इश्यूज कौन कौन से आ रहे हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स कौन से आ रहे हैं, सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स कैसे आ रहे हैं, फेडरलिज्म हमारा कैसे नुकसान कर रहा है क्लाइमेट चेंज। उसके बाद हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी इशू बना हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इसके लिए पाकिस्तान ने कौन कौन से पॉलिसीज ली हैं और उनकी इफेक्टिवनेस यानी वो कितना कामयाब हुई है और कितनी नाकाम हुई, उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे हम पहली जो हमारी पॉलिसी है वो है नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी। नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी रिवाइज इन 2021 अपडेटेड टू एड्रेस अडॉप्टेशन गैप्स। Updated in October 2021, the policy aims to enhance resilience and transition to a low carbon economy। जो इस पॉलिसी का जो मकसद था वो था कि रेजिलियंस यानी जो हमारी क्लाइमेट यानी जो अपनी जो कैपेसिटी है वो हम बढ़ाएं कि अगर इतना क्लाइमेट टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको बर्दाश्त कर सके, और जो हम लो कार्बन इकॉनमी यानी जो हम लिमिटेड फॉसिल फ्यूल्स को जलाएं ऐसी इकॉनमी प्रोड्यूस करें। emphasize initiative like the 10 billion tree tsunami program, urban greening project and clean green Pakistan campaigns are their main objectives। क्लाइमेट चेंज नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के अंदर ये प्रोजेक्ट्स चलाए गए थे। 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम, 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम इसके लिए अंदर चलाया गया था। अर्बन ग्रीनिंग प्रोजेक्ट चलाया गया, उसके बाद क्लीन ग्रीन पाकिस्तान कैंपेन चलाई गई। उसके बाद इसको इन तमाम प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट किस्म के मसाइल का सामना है। फॉर एग्जांपल कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में कैपेसिटी बिल्डिंग की कमी है और रिसोर्स एलोकेशन के लिए इनको फंडिंग की ज़रूरत है। अब दूसरा जो इनकी पॉलिसी थी वो है 10 बिलियन ट्री सुनामी। 10 बिलियन ट्री सुनामी 1.5 बिलियन ट्रीज प्लांटेड बाय 2023। जो ये प्रोजेक्ट था लॉन्च इन 2018, द इनिशिएटिव एम टू प्लांट 10 बिलियन ट्रीज बाय 2023। एट ऑफ रिसेंट रिपोर्ट्स ओवर 30 बिलियन ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। कहता है ये 2018 में लॉन्च किया गया था कि 10 बिलियन हम पौधे लगाएंगे, लेकिन अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 3 बिलियन ट्री लगाए जा चुके हैं। उसके बाद इसकी इफेक्टिवनेस चेक करें कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस यानी 3 बिलियन पौधे लगाए जा चुके हैं, लेकिन इश्यूज क्या है वो फंडिंग इरेगुलरिटी, फंडिंग यानी करप्शन हो रही है, और वेरिफिकेशन ऑफ प्लांट्स क्लेम हैव बीन रिपोर्टेड कि जो वो क्लेम करते हैं वो पौधे लगे ही नहीं हैं। ये दो इसमें इफेक्टिवनेस के इश्यूज हैं। नंबर 3 ये पॉलिसी है नेशनल अडॉप्टेशन प्लान 2023 रोड मैप टू 2050 फॉर रेजिलियंस। नेशनल अडॉप्टेशन प्लान, द प्लान प्रोवाइड्स ए रोड मैप टू एनहांस रेजिलियंस अगेंस्ट क्लाइमेट इम्पैक्ट्स अप टू 2050, फोकसिंग ऑन सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, वाटर एंड हेल्थ। वो कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ और वाटर सेक्टर्स जो हैं हमारे, इसको इतना अडॉप्टेशन इतना इसको मजबूत कर दो कि 2025 तक क्लाइमेट चेंज जो इम्पैक्ट्स पड़ेंगे वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचा सकें। इस पॉलिसी का मकसद था कि 2050 तक जो क्लाइमेट चेंज की वजह से तब्दीलियाँ आएंगी, अब टेम्परेचर बढ़ेगा या जो भी डिज़ास्टर होंगे उसकी वजह से हमारे जो एग्रीकल्चर है, हेल्थ है और वाटर इशूज, वाटर सेक्टर है, उस पर क्लाइमेट पर असर ना हो, क्लाइमेट का इन पर असर ना हो, ऐसी अडॉप्शन ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाएंगे हम। उसके बाद है
पाकिस्तान क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी 2022 येट टू फुली इम्प्लीमेंट, अभी इसको फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुई। पाकिस्तान क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी 2022, इसका जो मकसद था प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस। जो इस पॉलिसी का मकसद था कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस। अब जो पांचवी पॉलिसी थी वो है नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020, लिमिटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑन इट। नेशनल इलेक्ट्रिक पॉलिसी व्हीकल पॉलिसी थी, ये इसका जो टारगेट था इसका टारगेट ए 30% शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल बाई 2030, कि जो हमारी जितनी भी रोड पर व्हीकल्स चल रही हैं ऑटोमोबाइल्स, इसको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में शिफ्ट करेंगे। 2030 तक हमारी जो 30% जो व्हीकल्स होंगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। फोकसिंग इनिशियली ऑन 2 and 3 व्हीलर्स बसेस एंड ट्रक्स। वो कहता है जो इनिशियल फोकस था वो 2 व्हीलर, यानी अभी आप रोड पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रही होती हैं। तो ये पॉलिसी थी हमारी कि 2020 में हमने शुरू किया, 2030 तक हमारी जो 30% मोटर व्हीकल्स होंगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी जो रोड पर होंगी। इसमें पहले जो फोकस था वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर पर है, और उसके बाद हम बसेज और ट्रक्स पे जाएंगे। उसके बाद जो नंबर 6 पे पॉलिसी थी वो है रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, सेट टारगेट ऑफ 60% रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030, एम्स ऑफ 60% ऑफ एनर्जी जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बाई 2030, कि 2030 तक हमारी जो 60% जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एनर्जी होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से होगी, यानी सोलर विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर, ये ऐसी जो 3-4 एनर्जीज है, इससे हम 60% अभी हम जो 2030 तक एनर्जी हासिल करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होंगे। अभी हमारी जो है 60% जो हमारी एनर्जी आ रही है वो सिर्फ फॉसल फ्यूल से आ रही है, यानी गैस से, डीजल से और पेट्रोल से प्रोड्यूस हो रही है। इस पॉलिसी के तहत आप देखते हैं कि कायद-ए-आज़म सोलर पार्क इंस्टॉल किया गया। उसके बाद जॉर्ज फार्म जो सिंध में विंड प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, विंड पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। तो इस पॉलिसी की भी कुछ न कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। पाकिस्तान ने अपनी 6 क्लाइमेट पॉलिसीज दी हैं, जिनमें जो सबसे पहली है वो है नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2021, 10 बिलियन ट्री सुनामी, नेशनल अडॉप्टेशन प्लान, क्लाइमेट पाकिस्तान क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी, नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2019। अभी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने पॉलिसी भी चलाई हैं ग्लोबल वो कहते हैं ग्लोबल एप्लीकेशन होने के बावजूद पाकिस्तान क्लाइमेट की वजह से इफेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए वे फॉरवर्ड इन सोल्यूशन या रिकमेंडेशंस क्या हैं, क्योंकि हर सवाल में पहले वो पूछता है इसकी वजूहात क्या हैं, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, और उसके बाद उसका वे फॉरवर्ड पूछता है, या रिकमेंडेशन बता दें, सोल्यूशन बता दें, वे फॉरवर्ड बता दें। तो पहले हमने इसकी काजेज भी कर चुके हैं, इसके इम्पैक्ट्स भी कर चुके हैं, और इतना सीरियस इशू क्यों है वो भी बता चुके हैं, और इंटरनेशनल जो हैं एप्लीकेशन है पाकिस्तान में वो भी बता चुके हैं, और पाकिस्तान ने इनके लिए क्या क्या किया हुआ है वो भी हम बता चुके हैं। अभी हम बात करेंगे इसके वे फॉरवर्ड पे कि इसके लिए क्या क्या सोल्यूशंस हैं। पहले मैं बात करूँगा शॉर्ट टर्म वे फॉरवर्ड, जो एक दिन से लेकर 2 साल के अंदर अचीव किए जा सकते हैं। जो सबसे पहला जो शॉर्ट टर्म वे फॉरवर्ड है वो है इनहैंस डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। क्लाउड बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। In November 2024, Pakistan, in collaboration with China, received advanced meteorological equipment to bolster its disaster preparedness. Enhanced disaster preparedness and warning system जो पाकिस्तान को चाहिए कि डिजास्टर प्रिपेयरनेस की अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो डिपार्टमेंट है उसको मजबूत करे और अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए, ताकि जो डिजास्टर फ्लड्स आने हैं उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके।
या जो सुनामीज आती हैं उसको बेहतर उससे बचा जा सके, या फिर साइक्लोन्स आते हैं या अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं उनसे कैसे बचा जा सके। तो नवंबर 2024 में पाकिस्तान ने चाइना के साथ कोलैबोरेट करते हुए एडवांस मेट्रियोलॉजिकल इक्विपमेंट लिया है, जिससे उसकी हमारी डिजास्टरनेस प्रिपेयरनेस बढ़ गई है। माउंटेन डिजास्टर रिस्क सिमुलेशन। In May 2024, the National Disaster Management Authority and the Chinese Academy of Science signed an agreement to implement mountain disaster risk simulation and early warning forecast system in Pakistan northern regions, aiming to improve the disaster management in areas prone to earthquakes and landslides. उस पहले तो उन्होंने अपनी जो चाइना के साथ मिलते हुए इक्विपमेंट की प्रिपेयरनेस बनाई है। उसके बाद माउंटेन डिजास्टर रिस्क सिमुलेशन एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए जो मई 2024 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस ने एग्रीमेंट किया है कि वो ये सिमुलेशन को माउंटेन रीजन में इंस्टॉल कर देंगे कि वो फोरकास्ट कर सकेंगे पाकिस्तान के जो अर्थक्वेक्स हैं या लैंडस्लाइड्स हैं उनको पहले से देखा जा सके, यानी उसको पहले से उसके लिए तैयारी की जा सके। क्योंकि जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो बंदे पैनिक हो जाते हैं, लेकिन जब वो उनको ऐलान कर दिया जाए कि इतनी देर में आने वाला है तो आवाम उस एरिया को खाली कर देती है और लैंडस्लाइड से भी बचा जा सकता है। नंबर 2 है लॉन्च अवेयरनेस एंड एजुकेशन कैंपेन्स। लॉन्च अवेयरनेस एंड एजुकेशन कैंपेन्स क्लाइमेट एजुकेशन इन स्कूल्स। इन अक्टूबर 2024 स्कूल चिल्ड्रन इन सवाद पार्टिसिपेटेड in events organized by the Lasuna organization presenting models and artworks to address climate change. Climate change education in schools in October 2024. School children in Sawat participated in events organized by the Lasuna organization, ये NGO है, presenting model and artworks to address climate change. NGO initiative against climate induced challenges. Organization like Sojag Sansar are working to combat the rise in forced child marriages linked to climate change, induced flooding by forcing on education and skill development in affected communities. Sojag Sansar ये NGO है जो कोशिश कर रही है कि जो फ्लडिंग एरिया की वजह से बच्चों को अर्ली फोर्स मैरिजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास लिविंग के लिए होता कुछ नहीं, एजुकेशन की मुतासर होती है, उनका हाउस मुतासर होता है, इसलिए वो फोर्स मैरिजेस करती हैं, चाइल्ड मैरिजेस करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कैंपेन चला रहे हैं क्लाइमेट चेंज के खिलाफ। प्रोवाइड इमीडिएट एड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिबिल्डिंग इन वल्नरेबल एरियाज। कि जो हमारे इमीडिएट एड है वो 10 जो हमारे पास एड ऑलरेडी पड़ी हो, हमने अपने आप को तैयार कर रखा हो, खुदा ना खास्ता कोई डिजास्टर वगैरह हो जाए तो हमारे पास इमीडिएट एड हो, यानी फ़ौरन हम एड को डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि बंदों को मसाइल का सामना करना पड़े। और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिवर जो एरियाज़ हैं वहाँ जो जो वैसे फ्लड की वजह से इम्पेक्टेड हुए उनको जल्द अज जल्द रीबिल्ड किया जाए ताकि जो बंदे हैं उनको कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। ये वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग फॉर हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन जो रिबिल्डिंग है उसके लिए फाइनेंस जो वर्ल्ड बैंक है वो फाइनेंसिंग कर रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए जो इन्फेक्टेड एरियाज हैं। इन दिसंबर 2024 द वर्ल्ड बैंक इम्प्रूव्ड एडिशनल $450 billion फॉर द हाउसेन फ्लड इमरजेंसी हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। जो वर्ल्ड बैंक ने वो $450 बिलियन जो था वो इम्प्रूव किया सिर्फ सिंध फ्लड इमरजेंसी हाउसिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद क्लाइमेट रेजिलियंस स्कूल इंट्रोड्यूस करवाए जाएं। इन नवंबर 2024 सेव द चिल्ड्रन इन कोलैबोरेशन विद द सिंध मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी ओपन द प्रोविंसेस फर्स्ट क्लाइमेट रेजिलियंस स्कूल डिजाइन टू withstand extreme weathers। क्लाइमेट रेजिलियंस स्कूल स्टार्ट किए जाएं। जो इसका जो पहला नमूना था वो इन नवंबर 2024 सेव द चिल्ड्रन के नाम से स्टार्ट किया गया इन कोलैबोरेशन विद द सिंध
Ministry of Education and Literacy opened the Parvens in सूबे का फर्स्ट climate resilient school designed to withstand extreme weathers। उसके बाद नंबर 3-4 पे जो शॉर्ट वे फॉरवर्ड है वो है स्ट्रेंथनिंग लोकल क्लाइमेट गवर्नेंस एंड कोऑर्डिनेशन। प्रोविंशियल क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज इन 2024 बलूचिस्तान improved its first ever climate change policy setting a precedent यानी बेमिसाल for provincial leadership in climate action। कि प्रोविंशियल क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज के जो प्रोविंशियल क्लाइमेट पॉलिसीज उनको अमेंड किया जाए यानी मॉडिफाई किया जाए, उनको अपडेट किया जाए अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कंडीशंस। 2024 में पहली दफ़ा बलूचिस्तान में इम्प्रूवड और पंजाब में तो पहले भी क्लाइमेट चेंज अपडेट करता रहता है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पॉलिसी चेंज करता रहता है स्टेटस ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑफ इट्स प्रिवेंस। उसके बाद नंबर 4 होगी इसकी वे फॉर लॉन्ग टर्म वे फॉर बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। पहला है इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट इन दिस बेसन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए इन दिस बेसन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। A 47.6 billion initiative co-funded by the Green Climate Fund and implemented by FAO aims to enhance climate resilient agriculture and water management in Punjab and over 6 years। के इन्वेस्ट इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए जो मेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था वो था इन द बेसन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। ए 7.6 इन 47 सालिया 6 मिलियन का ये प्रोजेक्ट था। को फाउंडेड बाय ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द FAO एम्स टू एनहांस क्लाइमेट resilient agriculture and water management in Punjab and Sindh over 6 years। Smart agriculture techniques experts advocated for adopting small agriculture methods such as vertical farming and AI-driven crop monitoring to address food insecurity and water scarcity और ड्रिप एरीगेशन वगैरह मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। जो स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स को हमने अपनाना चाहिए। जो फॉर एग्जांपल जो वर्टिकल फार्मिंग है कि आप वर्टिकल फार्मिंग आप जब नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि एक ज़मीन से वो एक ज़मीन 2 ज़मीन 3 ज़मीन उन्होंने बना के लेयर बनाई हुई है और उसमें पौधे कास्ट करते हैं जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। उसके बाद जो नंबर 2 पे है वो है डेवलप ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलप ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा जो 60% जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है, आपको पता है कि फॉसल फ्यूल से हो रही है। फॉसल फ्यूल कार्बन रिलीज करते हैं, कार्बन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसलिए हमें जो हमारा ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको इम्प्रूव करना चाहिए। इसके लिए जो पाकिस्तान ने काम किया हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स। पाकिस्तान ने जो इसके लिए काम किया हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स। पाकिस्तान प्लान टू जनरेट approximately 60,000 billion investment. This includes 50 billion for renewable energy generation and 18 billion for energy efficiency initiative under NECA। जो जनरेट करेगा पाकिस्तान प्लान टू जनरेट 60,000 billion investment to shift on renewable energy infrastructure। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में द सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट इन इन्वेस्टिंग 101 मिलियन इन पाकिस्तान ग्रीन प्रोजेक्ट्स। उसके बाद जो सऊदी फंड भी आ रहा है पाकिस्तान को, तो जिसके ज़रिए से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। सऊदी अरब ने $101 बिलियन की पाकिस्तान में ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है। उसके बाद सोलर एनर्जी एक्सपेंशन। सोलर एनर्जी अकाउंटेड फॉर ओवर 14% ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी इन 2024। जो पाकिस्तान की जो 100% से 14% जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो सोलर से हो रही है।
और 2024 में जो 14% हो रही थी वो सोलर से हो रही थी, जो लेकिन 2021 में 4% थी। कि यानी किस तरह ये सोलर वाला सिस्टम इम्प्रूव कर रहा है। कि पहले वो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स हैं जो हमारा, कि हम जो 60,000 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। पाकिस्तान ने इसके लिए प्लान किया है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो सऊदी अरब फंड कर रहा है। सऊदी अरब ने 101 मिलियन इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान में ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए। उसके बाद जो सोलर एनर्जी एक्सपेंशन हो रही है कि 2021 में से 4% थी जो हमारी सोलर से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन 2024 में 14% हो रही है। कि देख लेंगे कितनी तेज़ी से काम हो रहा है ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अभी हम तीसरे शॉर्ट लॉन्ग टर्म में बात करेंगे, वो है इम्प्रूव अर्बन प्लानिंग एंड बिल्ड क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज़। इम्प्रूविंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के जो अर्बन प्लानिंग हो रही है कि वो अब इसको इस तरह प्लान करें कि ये जो माइग्रेटेड लोग होते हैं उनको ये अब्जॉर्ब कर सके, ना कि इसकी वजह से हम 100 बंदा रह रहा तो 100 बंदे के लिए प्लान करें, ना कि हम पहले उसको 200 बंदे के लिए प्लान कर दें ताकि बाद में हमेशा इशू ना हो। उसके बाद बिल्ड क्लाइमेट रेजिलियंस सिटीज़, जो क्लाइमेट की वजह से ऐसे सिटीज़ डेवलप करें जो क्लाइमेट का जो असर है उसको बर्दाश्त कर सकें। अर्बन रेजिलियंस वर्कशॉप इन जनवरी 2024 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध एंड UN हैबिटेट conducted a workshop in Karachi focusing on resilience urban planning amid climate extremes. In January 2024 रेजिलियंस अर्बन प्लानिंग के लिए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और सिंध और UN हैबिटेट ने आपस में एक वर्कशॉप कनेक्ट की, जिसमें एक सिटी को कैसे क्लाइमेट रेजिलियंस बनाया जा सकता है। ये जनवरी 2024 में हुई थी वर्कशॉप। उसके बाद जो नंबर 4 पे स्टेप लिया जा सकता है वो है एस्टेब्लिशिंग क्लाइमेट कोड्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल लॉज। एस्टेब्लिशिंग क्लाइमेट कोड्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल लॉज, कि ऐसे कोड्स एस्टेब्लिश किए जाएं जो क्लाइमेट रिलेटेड, यानी जो अभी जो इंडस्ट्रीज कर रही हैं अनरेगुलेटेड स्मोक फैला रही हैं, अनकंटेमिनेटेड वाटर नेचर वाटर में फेंक रही हैं, उनके खिलाफ वो केस करे तो वो जल्द अज सुना जा सके, ना कि हमारा पहले कोर्ट से जो हैं वो ऑलरेडी पेंडिंग, उन पे 20 लाख केसेस हमारे ऑलरेडी पेंडिंग हैं और भी 21,000 तो सिर्फ हमारे सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं। तो इसके लिए क्लाइमेट के लिए अलहदा क्लाइमेट बेस्ड कोर्स तैयार किए जाएँ और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जो इन्वायरमेंटल लॉज है उसको इन्फोर्स किया जाए। जो हमारे जो अगर ये इन्वायरमेंट वाले डिपार्टमेंट है इसको स्ट्रेंथ ऑटोनोमस किया जाए, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए और इनकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म वे फॉरवर्ड के लिए आपको क्लाइमेट रेजिलियंस स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्लाइमेट की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी या लैंड को नुकसान ना कर सके। और वाटर मैनेजमेंट के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, डैम्स बनाने होंगे, छोटे छोटे डैम बनाने होंगे ताकि जो हमारा पानी वेस्ट हो जाता है ग्लेशियर मेल्ट की वजह से वो पानी स्टोर करके हम इसको विंटर में इस्तेमाल कर सकें। डेवलप ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे शिफ्ट होना चाहिए और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर से एनर्जी प्रोड्यूस करें जो मिनिमम कार्बन एमिशन करे। उसके बाद इम्प्रूव अर्बन प्लानिंग, हमें अर्बन प्लानिंग करनी चाहिए प्रॉपर ताकि वो जो माइग्रेंट्स आते हैं उनको भी ऑब्जर्व कर सके, ना कि सिर्फ 100 का 100 बल्कि हम 100 बंदा रह रहा है तो 200 बंदे के लिए उस शहर को प्लान करें। उसके बाद बिल्ड क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज़, जो ये UN हैबिटेट, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मिलकर की थी, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए जो वर्कशॉप अटेंड की थी।
उसके बाद एस्टेब्लिश कोर्ट्स, क्लाइमेट कोर्ट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंटल लॉज, इसके बारे में डिटेल में काफ़ी बात हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी कवरेज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट्स, उसकी काजेज, उसके वे फॉरवर्ड के बारे में सर्च करना चाह रहा है, उस पर टॉपिक्स को तैयार करना चाह रहा है, उसके साथ शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अपने इस वीडियो के बारे में आपके क्या तस्वीरात हैं कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से पर चाहते हैं आप इसमें कमेंट करें, हम इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाएंगे। शुक्रिया। बस